के खिलाफ पाकिस्तान की बारूदी साजिश। बांग्लादेश बना मोहरा, हिंदुस्तान के खिलाफ खेल गहरा। बांग्लादेश के रास्ते गोला बारूद भारत भेजने की साजिश। कराची से 250 किलो आरडीएक्स पहुंचा चटगांव। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की एक और बड़ी बारूदी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान में बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में है। पाकिस्तान के मंसूबे भारत को दहलाने के और इसके लिए शहबाज शरीफ मियां यूनुस के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। पाकिस्तान की जो नई साजिश सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कराची से ढाका के लिए निकले जहाज के जरिए भारी मात्रा में आरडीएक्स और AK-47 जैसे घातक हथियार बांग्लादेश पहुंचाए गए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शिपमेंट को ढाका पहुंचना था वो चटगांव पहुंच गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कराची बंदरगाह से पाकिस्तानी मालवाहक जहाज MV अल बखेरा जो बांग्लादेश पहुंचा है, उसमें करीब 250 किलो आरडीएक्स और 100 से ज्यादा AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद छिपा कर रखा गया था। साजिश तो देखिए, जिसे ढाका पहुंचना था वो जहाज चांदपुर चटगांव बंदरगाह पहुंच गया। जिस पाकिस्तानी जहाज में गोला बारूद और हथियार मिले हैं उसमें पशुओं का चारा रखा हुआ था और इसी चारे की आड़ में छिपाकर भारी मात्रा में आरडीएक्स और हथियार गोला बारूद चटगांव पोर्ट में एक सुरक्षित ठिकाने पर पहले से ही उतार दिया गया। बांग्लादेश में समंदर के रास्ते साजिश सिर्फ इतनी ही नहीं है। बांग्लादेश के चांदपुर के ईशान बाला नहर में इसी MV अल बखेरा जहाज में 7 लोगों की हत्या की जा चुकी है। मामले में संदिग्ध इरफान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। ये गिरफ्तारी RAB-11 कोमिला CPC-2 ने की है। बाद में चांदपुर की एक कोर्ट ने 7 दिनों के रिमांड पर इन्हें भेज दिया। जहाज में 7 लोगों की हत्या क्यों हुई, फिलहाल ये भी बड़ी पहेली बना हुआ है। शेख हसीना की सत्ता के तख्ता पलट के बाद से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन मदद के नाम पर भारत के खिलाफ बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान से गोला बारूद मंगवाना और फिर आर्मी ट्रेनिंग का प्लान हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो साजिश करने वाले साजिश करते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है। एक साजिश का मैप मैं आपको दिखाता हूं। साजिश के मैप से मेरा मतलब है कि वो रूट जिसके जरिए ये जहाज पाकिस्तान से चला, कराची से चला और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश के जो चांदपुर बंदरगाह है वहाँ पर पहुँचा। ज़रा इसको आप देखिए, ये कराची है, पाकिस्तान का एक बड़ा प्रमुख व्यापारिक शहर है। कराची के बंदरगाह से चलता है, ये इधर समुद्री मार्ग से श्रीलंका के जो वाटर एरिया है वहाँ से होता हुआ ये सीधा चटगांव पहुँचता है। सवाल यही भी खड़ा होता है कि जाना था ढाका, लेकिन चटगांव आप क्यों पहुंच गए? इस चीज़ को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी है कि चोरी छिपे इस तरीके से बचते बचाते जो चारा है, चारे में छुपा कर इन हथियारों को लाया गया। इस रूट के ज़रिए जो कंसाइनमेंट है, आतंक का कंसाइनमेंट, मैं इसको कहूँगा कि आतंक का कंसाइनमेंट इस रूट के ज़रिए देखिए कराची से निकला, फिर ये समुद्री रास्ते से होता हुआ ये सीधा चटगांव पहुँचा और फिर चटगांव में इसको अनलोड किया गया है। तो ये जो तस्वीर है ये पूरी तरीके से एक साजिश की ओर इशारा करती है। खैर, मैं अपने अगला जो सवाल है मेरा सर्वे का उस पर बढ़ रहा हूँ। मेरा सर्वे का अगला सवाल था कि पाकिस्तान का आरडीएक्स वाला जहाज ढाका की जगह चटगांव क्यों पहुंचा? जो मैप मैंने दिखाया उसी से रिलेटेड मेरा सवाल था। 6% लोगों ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को दहलाने की साजिश है। 25% लोगों ने कहा कि रोहिंग्या आर्मी को आरडीएक्स पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट अभी 2-3 दिन पहले कई अखबारों में और कई वेबसाइट्स में छपी थी कि रोहिंग्याओं का लश्कर तैयार किया जा रहा है बांग्लादेश में। जिस तरह का लश्कर एक पाकिस्तान में है, ऐसा ही रोहिंग्याओं का एक लश्कर तैयार कर रहे हैं यूनुस, और उसके लिए उनको हथियारों की ज़रूरत है। तो ये बात 25% लोगों ने मानी है। 54% लोगों ने कहा कि भारत में बारूदी धमाके करवाने की साजिश है इसके ज़रिए, और 15% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। इसी सवाल को लेकर मैं जनरल साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो चटगांव है, चटगांव से अगर जो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है उसकी दूरी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा दूर वहां पर नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और उसके पीछे चीन भी है, और चीन की नज़र नॉर्थ ईस्ट पर रहती है, चिकन नेक पर रहती है, तो उस एरिया को अस्थिर करने की कोशिश भी लगातार चीन चलता है। तो ये भी एक एंगल देखा जा रहा है, एक वजह मानी जा रही है कि चटगांव में इस कंसाइनमेंट को उतारा गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हमारा बहुत वल्नरेबल एरिया है वो चिकन नेक है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है, चौड़ाई 22 किलोमीटर है, और इस पे सब
तरह से नजर रहती है चाइना की भी कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको काट दिया जाए, लेकिन ये जो नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार ये कहूँगा कि जब 1971 की वार हुई थी, हम विजयी हुए थे, 93,000 सोल्जर्स ने जो है पाकिस्तान का उन्होंने सरेंडर किया था, और हमारी आर्मी के भी जवान मारे गए थे। उसमें हमें क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस समय एक संधि करके जो वो एरिया को थोड़ा चौड़ा कर लेना चाहिए था। वो चौड़ा जो निफा मारी एक जगह है, निफा मारी और ठाकुर गांव, वहां तक करीब 60-70 किलोमीटर का वो एरिया लेना चाहिए था, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम कभी फेस ना करनी पड़े। अभी भी मैं ये कहूँगा, जब भी मौका मिले हमारे जो आर्मी और हमारे जो है ये जो चौड़ा कर देना चाहिए, या अगर जो अभी पैसे की जरूरत होगी बांग्लादेश को, अगर इनको पैसा चाहिए, उसको उतना एरिया को खरीद करके भी उसको चौड़ा किया जा सकता है। वो हमेशा एक भारत के लिए टेंशन की बात है। और जहां तक इसका सवाल है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर के ये यहाँ पर आतंक फैलाने की सोच रहे हैं, अपने आतंकी इस बात को जो है, जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं पत्रकार जो हमारे चैनल पे, वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर में जो ये एक टेररिस्ट का खेल है, उस वजह से वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और वहाँ की आर्मी जो बिजनेस करती है, अपने पैसा बनाती है और सारा जो बजट खा जाती है। इसी प्रकार की चीज जो यहाँ करने जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। और हमारे प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि ये समय जो है युद्ध का नहीं है, ये समय है डेवलपमेंट का, उन्नति होनी चाहिए। और कोई भी मुद्दा जो हो वो बम बारूद और गोली से नहीं सुलझाया जाता। लड़ने के लिए हम तैयार है, हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब भी कोई लड़ाई होती है किसी भी देश के साथ में हो, तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ वो बड़े बड़े कंट्रीज की भी रुक जाती है। एक जो भारत प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, हमने 2047 का एक लक्ष्य रखा हुआ है, तो भारत की जो एक अपनी जो एक सोच है वो ये है कि प्रोग्रेस की तरफ बढ़ा जाए, बजाय के नेगेटिव और एक ये बढ़ाने के। तो इस बात को पाकिस्तान और बांग्लादेश के लीडर नहीं समझ पा रहे, लेकिन पाकिस्तान की जनता भी ये कुछ समझती है। वहाँ के कई जो है पत्रकार हैं, कारतूस आदमी हैं, वो इस बात को मैं बिल्कुल सर यही बात बोलने वाला था, मैं बिल्कुल यही बात बोलने वाला था कि कई जर्नलिस्ट हैं, आरजू कई बार मेरे साथ बैठी हैं और वो बड़ा डेयरिंग से इस बात को स्वीकारती हैं कि आज जो स्थिति है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से ही है कि वहां पर लोगों की हालत खराब है, सरकार की हालत खराब है, अस्थिरता इतनी ज्यादा वहां पर है, महंगाई आप देखिए कितनी ज्यादा है। मैं एक छोटी सी बात ये और कहूंगा कि जो वहाँ की जनता तो ये कहती है कि मोदी जैसा लीडर हमको मिलना चाहिए। वहाँ के व्यापारी हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के सारे व्यापारी, हमें तभी फायदा होगा। लेकिन ये जो लीडर्स हैं और जो पाकिस्तान की मिलिट्री है और उनके जो कठपुतली सरकार है, उसकी वजह से सारा खेल खेला जा रहा है और जो वहां पर जावेद भाई, आतंक से किसी का भला होता नहीं है, ये बात तो मतलब खुद पाकिस्तान इसका कहते हैं ना कि बर्निंग उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, जावेद भाई अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपका शायद म्यूट है, अब बोलिए। नहीं जावेद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद ऑडियो में कुछ इशू है, एक बार चेक कीजिए, क्या आप म्यूट तो नहीं है कहीं? अब आ गई, अब आई, बोलिए। ओके ठीक है सर। सर मेरी सबसे पहले आपसे एक विनती है कि मैंने सबको सुना है, मुझे कम से कम आप 2 मिनट देंगे। हाँ ठीक, उसमें मुझे इंटरप्ट मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक एक लाइन में सबका जवाब देना चाहता हूँ, उसके बाद आप फिर संभाल लीजिएगा। सर सबसे पहली बात तो ये कि जनरल साहब ने भी कहा कि जी हमारे अवाम ये चाहते हैं कि मोदी जैसा लीडर यहाँ पर हो। सर माजरत के साथ हमारी अवाम नहीं चाहती, हमारी अवाम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि हमें ऐसा ये टीवी पर कई बार जो है मैंने देखा है वहाँ की आवाम को कहते हुए। सर अभी रिकॉर्ड मिल जाएगा तो मैंने अभी आपसे 2 मिनट मांगे हैं, आपसे 2 मिनट मांगे, आपकी बातों को सुना है, 2 मिनट तो दे मुझे कम से कम। तो ऐसा लीडर हमें नहीं चाहिए जो समाज को बांट दे, पहली बात तो ये। अभी मेरे एक और दोस्त है, मेरे ख्याल में उनका नाम निपुण था शायद, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर खालदा जिया साहिबा उनसे आते हैं, वो भी हमारे वक्त से मिलते हैं, और बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उनसे भी हमारे लोग आके मिलते हैं ढाका के अंदर। तो साहब इसमें क्या मुजाहिका, क्या लोग आपस में मिलते नहीं है? क्या स्टेट के ताल्लुकात आपस में इस तरह के नहीं होते हैं? इसमें आपको क्या फर्क पड़ेगा? खालदा जिया वहां की पीएम रही है, हमारे उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। ऐसी मीटिंग्स का आप ये मत समझिए कि ये इंडिया के खिलाफ है। सबसे अहम बात,
मुझे समझ नहीं आती जब से ये शो शुरू हुआ इंडिया को इतना जंग का फोबिया क्यों है? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान एक हो रहे हैं, ये हमारे खिलाफ जंग कर देंगे, हम इनको उनकी औकात बता देंगे? साहब, पाकिस्तान में कोई सोच नहीं है इंडिया के साथ जंग की। उसका सबसे बड़ा सबूत है पाक इंडिया बॉर्डर। अभी देख लें, जनरल साहब बैठे हैं, सरहदों को हमसे बेहतर समझते हैं। सियाचिन से लेकर रन ऑफ कच्छ तक मुझे बता दें, कहीं भी आपको एक गोली भी चलती सुनाई दे रही है? सब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी बात करने जा रहे हैं। तो आप ये चीज अपने माइंड से निकालें। हाँ, बांग्लादेश के कुछ इंडिया से कंसर्न्स हैं। बांग्लादेश अगर कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर कर रही है, आपका और ढाका का मसला है, पाकिस्तान का इससे कोई लेन देन नहीं है। हम सिर्फ बांग्लादेश के साथ अपने टाइज को बेहतर करना चाह रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सब शांति है बॉर्डर पर। कौन से बॉर्डर पर शांति है? लगातार पाकिस्तान जो है कितनी बार पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, कितनी बार? हम लोग उनको मारते हैं रोज। जी। सर बोलिए, आप बोलिए। सर, कहाँ मारते हैं? आप भी जानते हैं कि आपका जो टूरिस्ट है वो कश्मीर के बॉर्डर पर आ रहा है, हमारे भी आ रहे हैं, व्लॉग बन रहे हैं, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। सर, आप मुझे आज की तारीख में बता दें, मैंने आपके सामने खुला रखा है, रन ऑफ कच्छ से लेकर सियाचिन तक मुझे बता दें। शायद नॉलेज नहीं है, अभी कहीं कोई गोली चल रही है महीने के अंदर में की? बहुत टेररिस्ट घटनाएं बढ़ी हैं और हमने जो उनको न्यूट्रलाइज किया है वो रिकॉर्ड पर है सब कुछ। ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें जावेद भाई, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो कश्मीर में आतंकवाद है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, वो कौन वहां से आतंक? पीओके में क्या चलते हैं? कितने ट्रेनिंग कैंप्स पीओके में चलते हैं बताइए? सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो सारी चीजें खुल के सामने आ गई थी ना कि पीओके में कितने वहां पर जो कैंप्स है वहां पर चल रहे हैं। आप लोग तो कसाब को भी नहीं मानते थे कि हमारा नागरिक था। आप ये बात नहीं समझ रहे। मैं आपसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बात कर रहा हूं कि हमारे दरमियान बॉर्डर के ऊपर किसी किस्म की टेंशन नहीं है। ये बात तो सही है कि आप क्या हमारे खिलाफ साजिश होती है और हमारे इसका भी जवाब है क्योंकि आप लोग क्योंकि आईएसआई की तरफ से प्रॉक्सी वॉर लड़ा जा रहा है, छद्म युद्ध बोलते हैं ना, छद्म युद्ध। सुमित भाई आप आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी, मैं इसी में जो हमारे मित्र पाकिस्तान से कह रहे, दो तीन चीजें इनको बता दूं। पहली बात यह है कि आपकी फौज के पास 3 दिन का असला बारूद आज के डेट में है, तो सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। और ऐसा ना हो 3 दिन बाद बंदूक दो पर गोली ना हो, मतलब टिफिन हो पर उसमें रोटी ना हो, परिस्थिति है। दूसरी बात, आप बिजी है ड्यूरियन लाइन पे। आपने अफगानिस्तान में बरमाल में बच्चों और लेडीज को मारा है, 46 लोग आपने मारे हैं। तहरीक तालिबान ने आपके 4 दिन पहले 16 सिपाही, कल रात को 8 सिपाही और मारे और बड़े हमले करने की तैयारी करा। अफगानी तालिबान आपको धमकी दे चुका है, वो कहता हम ड्यूरियन लाइन मानते ही नहीं। आपके बलूचिस्तान में हालत खराब है, जो आपकी 2 बड़ी छावनी और 2 बड़ी क्रॉसिंग है, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में आपके पास कुछ नहीं है। सच्चाई ये है रोहित भाई, आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां दाल चीनी भेजी जा रही है क्योंकि बाहर आने की परिस्थिति नहीं है। और ये यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, ये यूएस इंटेलिजेंस को कोट कर रहा हूं, स्टेट डिपार्टमेंट को। उनकी रिपोर्ट है कि अभी जो केपीके और बलूचिस्तान है वो लगभग पाकिस्तान के हाथ से गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2023 से 2024 तक जो पाकिस्तान की फौज की मृत्यु हुई है या अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है, वो डबल हुई है। और उनमें से 97% मौतें केपीके और बलूचिस्तान में हुई है। ये जो आपके आईएसपीआर के जनरल साहब थे, वो कह रहे थे कि भाई हमने वहां से आतंकवाद को समर्थन मिल रहा था, इसलिए हमने वहां जाके उनके यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की। आप सर्जिकल स्ट्राइक उसके यहाँ करते हो, जहाज वहां भेजते हो जिसके एयर डिफेंस नहीं है। और ये जो आप कह रहे हो, ये जो आप हम पे रहमो करम वाली बातें कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो यार, आप बलूचिस्तान में आप केपीके में बिजी हो। अब तक पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा फौजी इस साल मारा गया 2024 में। जो आप ये आप मजीद ब्रिगेड से लड़ रहे हो, आप बीएलए से लड़ रहे हो, आप बीएलएफ से लड़ रहे हो, आप टीटीपी से लड़ रहे हो, आप पश्तूनों से लड़ रहे हो, आप सिंधी दोष वालों से लड़ रहे हो। और सिंध में भी आपकी परिस्थिति कोई अच्छी नहीं है। पंजाब माइनस सराइकी बेल्ट आपके कंट्रोल में अभी कुछ नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। और जब आप वहां से फुर्सत में आओगे तो यहां आते हैं ना आप, ये मत सोचिए कि हम शांति कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश में रोहित भाई क्या हो रहा है कि एक मिडिल ईस्ट के स्टाइल का टेररिज्म डेवलप करने का कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और आईएसआई। देखिए,
हिजबुल तहरीर वाले ऑलरेडी बैठे, जमाते वाले ऑलरेडी बैठे, आईसिस सुमित भाई एक मिनट आपको रोक रहा हूं। अभी आप आईएसपीआर की बात कर रहे थे, तो आईएसपीआर को लेकर ही एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आईएसपीआर की तरफ से जो डीजी हैं वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। वो ब्रेकिंग न्यूज जरा मैं आपको दिखा दूं। पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी गई है। आईएसपीआर के डीजी हैं अहमद शरीफ, उनका एक बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी सेना के आईएसपीआर की तरफ से धमकी दी गई है। अहमद शरीफ कश्मीर का फिर से राग अलापते हुए दिखे हैं और भारत पर एलओसी पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। सोचिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो गई है कि किसने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, कितनी बार किया है, ये सब जानते हैं। लेकिन भारत पर एलओसी का संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान हर आक्रमण का जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने ये भारत को धमकी दी है। अभी जावेद साहब आप कह रहे थे देखिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये देखिए क्या हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हाँ वो क्या कह रहे हैं रोहित भाई देखिए, हाँ। यहाँ एक आप बोलने का परिस्थिति मौका समझिए। दूंगा। 4 दिन पहले इन पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया साहब। इनके बैलिस्टिक मिसाइल पे प्रतिबंध लगाया, इनका डीआरडीओ का पैरेलल वहां पे सीडीसी, उस पे प्रतिबंध लगाया, 4 कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया। इनसे चाइना ने हाथ धो लिया क्योंकि चाइना से सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक लेने का हिसाब किताब बना रहे थे। वो मामला खुल के आ गया, चाइना ने हाथ जोड़ लिया, भैया हम नहीं देंगे। अब इनके यहाँ जो अभी इन्फ्लेशन है 800% गैस की कीमतें बढ़ी है, 70-80% हर चीज की कीमतें बढ़ी। इनका फाइनेंस मिनिस्टर 8 दिन पहले कहता है ये जितनी भी महंगाई है आईएमएफ के कारण है। भैया आईएमएफ से तो तुम पैसे लेने जाते हो ना, उससे काफिर महंगाई कह दिया, हमने कुछ नहीं किया है, ये आईएमएफ के काफिरों के कारण महंगाई है। आईएमएफ ने आपसे बिलियनी बजट मांगा है, बोला चाइना को जो 1.5 बिलियन देना वो डिले करा दो। सऊदियों से बोलो 2.5 बिलियन तुम्हें नहीं देंगे, और जो आपने 15,000 लोग को सरकारी नौकरियों से निकाला, 5 मिनिस्ट्रियां घटाई। अब जब आप हर तरफ से आपकी आर्मी पिट रही है, ठुक रही है, कल भी आपके एक मेजर और 6 सिपाही मारे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने। अफगानी तालिबान कह रहा मैं बदला लूंगा। बलोचिस्तान आपके हाथ में नहीं, मजीद ब्रिगेड आपके चुनिंदा चीनियों को चुन चुन के मारता है, बीएलएफ आपके लोगों को मारता है, यहां ये तहरीके तालिबान मार रहा है। तो अब आप क्या करें, अमेरिका का प्रतिबंध लग गया, चाइना ने हाथ खींच लिया, तो क्या कर लिया, याद आया कश्मीर। जब कोई चूरन नहीं बिकता आपके यहाँ, तो आपके एक चूरन है जो हमेशा बेचने की कोशिश करते हो, इंशाअल्लाह कश्मीर पे फतह करेंगे, कश्मीर पे ये करेंगे। मुझे बताइए, अगर कश्मीर आपके बस का होता, 4 बार आए तो थे कश्मीर लेने, मेरे जेब में रखा है क्या कश्मीर आके ले लो? अगर बस का तो आके ले लो, किसने रोका यार? हम तो नहीं बोलते हम करेंगे, जो हमने करना था हमने कर दिया, जो हमने 71 में कर दिया, आपका एक हिस्सा काट के अलग कर दिया ना 71 में, और प्रभु की इच्छा होगी तो फिर कुछ होगा बांग्लादेश में, टेंशन ना लीजिए आप।